हिंदुस्तान के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। जी सी मुर्मू। अब बोलना। जी सी मुर्मू। ये अभी अपॉइंट हुए 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है हिंदुस्तान के, जी सी मुर्मू। दीपांशु दोबारा बोलना, कैग। पहले कैग की फुल जीसी फॉर्म। मुर्मू, हाँ, कैग की फुल फॉर्म। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी। तो ये हमारी सरकार के खर्चों को चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसका डिक्लेरेशन करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 14th कैग के हेड कौन है? जी सी सर मुर्मू। हाँ। ये, अरे जो ऐसी पोस्ट है, जैसे जितनी बात कर रहे थे हम, अटॉर्नी जनरल है ना, और ये कैट की, तो सर ये चूज कैसे करती है गवर्नमेंट? जैसे चूज तो अपने हिसाब से करती है, तो ये ऑफिसर्स में से चूज होता है या ऐसे ही नेताओं में से चूज होता है? नहीं, नेता में से चूज नहीं। मतलब भैया ये टॉप मोस्ट आईएएस जो हिंदुस्तान में आईएएस ऑफिसर। अरे यूपीएससी की फुल फॉर्म बताओ। सर वही होते हैं ना, हाँ बिल्कुल वही होती यूनियन पब्लिक है। हाँ। सर्विस अरे कमीशन, हाँ वही यूपीएस होते हैं ना, ओके, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एक मिनट, पहले फुल फॉर्म बताओ सारे बच्चे, यूपीएससी की फुल फॉर्म। यूनियन यूनियन पब्लिक। पब्लिक सर्विसेज कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस। कमीशन, हाँ कमीशन, यूपीएससी। सी होता है सर। हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भैया ये यूपीएससी ऑल इंडिया पूरे कंट्री से टॉप मोस्ट ऑफिसर, आईएएस, आईएफएस, वो भी मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट जो बनाया है उसकी डिटेल दी है यूपीएससी की। तो वो सारे पोस्टों को रिक्रूट करता है, हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो जो ये आईएएस ऑफिसर आते हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है कैग का हेड बनाने के लिए। अरे क्लियर है बच्चे? आईएएस ऑफिसर है ये, हमेशा आईएएस ऑफिसर को ही अच्छा। अपॉइंट किया जाता है। हाँ, नेता नेता नहीं बन ये सारे सकता। जनरल गवर्नर से सारे। नेता नेता कैग की पोस्ट पर नहीं आ ओके। सकता कोई हाँ भी। सर, यही कह रहा था मैं कि हाँ सारे जनरल्स होते हैं, ये हाँ गवर्नर्स जो होते हैं, हाँ। ये सारे आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। हाँ जी। अरे सीडीएस बताया था मैंने, सीडीएस की फुल फॉर्म बोलो जरा, सीडीएस। डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट। अरे बिपिन रावत की बात बताई थी, पहला सीडीएस। ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फुल फॉर्म याद कर लो। पहला सीडीएस हिंदुस्तान को मिला है जो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कोऑर्डिनेशन ला रहे हैं। कौन है? बिपिन बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। तो पहले असाइनमेंट पहले वाला पूरा कर लेते हैं जी। ये 5 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अच्छा मैं बात एक और पूछ रहा था यहाँ पर, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 15 अगस्त। तो हिंदुस्तान में आज जितना एरिया है वो सारा का सारा आजादी नहीं हुआ। एक एरिया आप सबको याद है, गोवा। हमने दूसरे लोगों से आजाद कराया था। किससे आजाद कराया था? अरे जल्दी बोलो। पोर्चुगीज। पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज से। पुर्तगीज से। और ईयर बता दो, पुर्तगीज से आजाद कराया था कब? सर 1963। 1961। ये याद कर लो जी, पुर्तगीज से गोवा को हमने आजाद कब कराया? थ्री सर। चेक करो डाटा। 1963। 1963 जी। तो पुर्तगीज से आजाद कराया 1963 में। इसके अलावा कुछ और इलाके भी थे जो फ्रांसीसीज के पास थे, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बताओ। फ्रांस सर वालों। कलकत्ता के। नहीं नहीं नहीं, पौंडीचेरी का इलाका। कभी सुना हो किसी ने? यमन, मूवी देखी हो, करईकाल। ओ सर, ओ सर। यमन, करईकाल, पौंडीचेरी, 2-3 इलाके और थे जो फ्रांस वालों ने कब्जा रखा। और इसको हमने फ्रांसीसी से कब लिया था? 1954 में। तो फ्रांस के पास भी कुछ इलाके थे जो आज़ादी के बाद हमें बहुत बाद में मिले। 90, मैंने ये भी सब डाटा बनाया है। सेकंड असाइनमेंट जो आपको आज मैंने भेजा है उसमें सारा डाटा बना के भेजा है। अच्छा यूपीएससी में आजकल जो हेड है वो कौन है? पूरी क्लास। यूपीएससी के हेड कौन है? ये भी याद कर लो, करंट चेंज अफेयर। चेंज हुए थे अभी। हाँ बिल्कुल चेंज हुए थे। कौन बताएगा? अच्छा मैंने प्लानिंग कमीशन लिखवा दिया आपको। प्लानिंग कमीशन के हेड बताओ। कमिश्नर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के हेड बताओ। प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन के हेड प्राइम मिनिस्टर है। डिप्टी चेयरमैन कौन है? ये लिखवाया था मैंने, डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग। डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार, बढ़िया। राजीव कुमार।
डॉक्टर राजीव कुमार। और इलेक्शन कमीशन आपने याद कर लिया है। फाइनेंस कमीशन मालूम है किसी को? फाइनेंस कमीशन 5 साल का टेन्योर होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन। सारी सरकार की फाइनेंशियल कंडीशंस को कौन सेटल करता है? फाइनेंस कमीशन। ये हम अगले असाइनमेंट में ही करेंगे, पहले ये असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग होता है? हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग फाइनेंस होता है। मिनिस्ट्री से अलग होता है हाँ, फाइनेंस अलग होता है कमीशन? फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल जी। ये चर्चा अगले असाइनमेंट में करेंगे, अभी जो चल रहा है उसी को आगे चलाते हैं जी। सर, हाँ, सर आपने बताया था म्यांमार का कैपिटल रंगून है सर, 2005 में चेंज हो गया था। क्या क्या? नापीता। नापिता। अरे ये डाटा चेंज करते रहे ना, गूगल से चेक कर लेना। बिल्कुल ठीक है जी। असाइनमेंट हमारा कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चों लास्ट क्लास में? 5 कर लिए थे हमने ये। यस सर। करंट अफेयर में चेंजेस ना बहुत तेजी से होते हैं एक्चुअली में, तो जितना बिल्कुल करंट डाटा आपका अपडेट होगा ना, उतना जीके के क्वेश्चनों में बढ़िया रहेगा मामला। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए बच्चों। 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, मेरा क्वेश्चन दीपांशु से, जल्दी जल्दी बोलो जी। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है, आप थोड़ी बड़ी कर लो। अब इसको बड़ा कैसे करूं? अरे आपके पास भी है ना क्वेश्चंस। 5 ईयर टर्म, अरे कोई और बताओ, ये क्लियर है क्वेश्चन सामने? आसिफ नजर आ रहा है क्वेश्चन बच्चे? हाँ भैया। तो आसिफ बताएगा। 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल, सैलरी याद करा चुका हूं 5 लाख। एट प्रेजेंट हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पहले प्रेसिडेंट याद करा दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रेसिडेंट अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले एक्सपायर हो गए थे, नाम बताओ? डॉक्टर जाकिर जाकिर हुसैन। हुसैन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए, नाम बताओ? एम हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला। तो 5 साल का टेन्योर किस दिन से काउंट होता है? जिस दिन से वो चार्ट संभालते हैं, चार्ट संभालते हैं उस दिन से 5 साल। आगे चलेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? कौन बताएगा? जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, डाटा याद कर लिया, 5 लाख रुपया पर मंथ। सर एमोल्यूमेंट का मतलब? इमोल्यूमेंट का मतलब होता है जो भी प्राइम मिनिस्टर को पैसा मिलता है वो सिर्फ सैलरी नहीं है, सैलरी के अलावा दुनिया भर के अलाउंसेस, परक्विजिट्स, वो सारा अगर जोड़ दे तो उसे बोलते हैं इमोल्यूमेंट्स। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो सरकार को सिर्फ सैलरी नहीं पे करनी होती। Sir, B part, they can be ready during a financial emergency. नॉट ट्रू रिगार्डिंग द, बोलो जी। डी पार्ट। डी पार्ट, दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है पेमेंट। अरे नाम याद करो, कहां से जाती है सारी पेमेंट? आसिफ नाम बताओ, मैंने भी क्या बताया? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ नहीं इंडिया। नहीं, अरे ये तो गलत है। सही नाम मैंने बताया, कहां से पेमेंट जाती है प्रेसिडेंट को? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रिपीट। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। हाँ जी। अरे अनन्या, याद हो गया पेमेंट कहां से जा रही है प्रेसिडेंट को? यस सर, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। फंड्स ऑफ इंडिया। सर मतलब कैसे फंड, ये कैसा फंड होता है, और ये जो इसमें क्वेश्चन चल रहा है कैसा होता है? देखो एक्चुअली में जो हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनको जो पेमेंट जाती है ना, उसकी चर्चा कभी भी जीके में नहीं आती। जितनी भी पेमेंट्स मैंने आपको याद कराई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये जीके का क्वेश्चन है। ये सारी पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा रही है। और जो पार्लियामेंट में डेवलपमेंट्स के लिए प्रोग्राम्स इशू किए जाते हैं, पैसा सेंशन किया जाता है, वो आता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो सरकार के अलग अलग खाते हैं जहां से वो विशेष प्रकार के खर्चों को डन करती है। ये बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। हाँ, तो वापस आ रहे हैं। तो ये कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के खर्चे है ना, ये जीके के क्वेश्चन में नहीं आते। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट किस किस को हो रही है, जो टॉप मोस्ट पोस्टों पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Chief Justice of India. ए भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। भैया आर्मी, President. एयरफोर्स, नेवी, सबके चीफ कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर है, पीछे आपने टॉपिक पढ़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ लोकसभा का स्पीकर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। वो कैसे होता है? अरे मैंने पीछे चर्चा करी थी,
जब भी लोकसभा का नया सेशन शुरू होता है तो ऐसी कंडीशन में ओथ दिलाने से पहले सबसे पहले कौन होता है? प्रो टेम्परेरी स्पीकर चुना जाता है। क्या बोलते हैं उसे? अरे जल्दी बताओ। प्रोटेम, अरे बताया तो था प्रोटेम स्पीकर। भैया। लोकसभा में भी ऐसे ही होता है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी यही प्रोसीजर है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पहले एक टेम्परेरी स्पीकर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उन इलेक्टेड मेंबर्स में से, उसको बनाया जाता है टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ऐसा ही होता है और लोकसभा में भी ऐसा ही होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर। और फिर उसके बाद वो सबको ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से जीत के आई है वो अपने में से किसी एक मेंबर को स्पीकर अनाउंस करती है। ये बात समझ में आ गई आसिफ? हाँ भैया। स्पीकर के बारे में आपको याद है? एट प्रेजेंट हमारे देश के स्पीकर, बोलते जाओ डाटा। स्पीकर एट प्रेजेंट ओम बिरला। ओम बिरला पहले ओम बिरला। पहले स्पीकर, पहला स्पीकर ऑफ इंडिया जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। पहली फीमेल स्पीकर मीरा कुमार, मीरा कुमार। और जो स्पीकर, अच्छा लॉन्ग, सबसे लंबा टेन्योर भी हमने याद करा, वो भी बता दो जी। 80 to 89 डॉक्टर बलराम जाखड़। है जी? बलराम हाँ, डॉक्टर बलराम जाखड़ 80 to 89 2 टेन्योर पूरे करे थे। तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड इन द कंटेस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप याद है सबको? जल्दी बोलो। 35। अब यहाँ पर याद कर लो, लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम? 25। ओ बच्चे गड़बड़ हो रही 25। है। अरे गड़बड़। राज्यसभा अरे के लिए 30। अरे लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। गड़बड़ मत करो। दीपांशु दोबारा बोलो। सर वही कह रहा था मैं अभी, लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। 30 साल। और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 इयर्स। कोई ऑफिस प्रॉफिट का डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन कौन बोलेगा? दीपांशु देख पा रहे हो? अनन्या बोलो। द पावर ऑफ ग्रांट। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो नहीं होती? नहीं होती। प्रेसिडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सब पॉलिटिकल नेता जाते हैं ना, आईएएस ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। जितना भी ये सिस्टम है ना इलेक्शन के थ्रू जा रहा है जो पार्लियामेंट में, वो सारा कोई क्वालिफिकेशन, बट आगे सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है। वैसे तो बनाना कौन चाहेगा? आज 1/3 पूरे पार्लियामेंट में 1/3 मेंबर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एलिगेशन के चार्जेस लगे हुए हैं, गद्दारी के, घपलों के, हत्याओं के, डकैती के। तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो प्रूफ नहीं हुए हैं। प्रूफ हो जाए तो बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं, जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव, आपको मालूम है कोर्ट केस, जेल के अंदर है, तो वो कभी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अरे मालूम है दीपांशु? यस सर। तो 1/3 तो ऐसी मेंबर है बच्चों। तो आने वाले समय में कुछ ऐसा लॉ बन जाए कि भैया ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देश का भला हो जाएगा। तो आ जाते हैं जी, द पावर टू ग्रांट पार्डन। अरे बोलो जी। आर्टिकल 72 एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। डम एंड डीप मैंने बताया था, प्रेसिडेंट किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनन्या, अनन्या Yes, sir, on advice of Council of Ministers. एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगले पर चलते हैं, द ओनली प्रेसिडेंट। अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? लीड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड अनअपोज। याद करा चुका हूं, अपोजिशन में किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करा। और बिना इलेक्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। जो प्रेसिडेंट अपने टेन्योर को पूरा करने से पहले चले गए, याद कर लिया आपने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पहले हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं। सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, जिनके बर्थडे को हम टीचर्स डे के नाम से मनाते हैं 5 सितंबर। हु एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे प्रेसिडेंट भी पोस्ट पर ना हो, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, तो कौन प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसी घटना एक बार घटी है। ईयर याद कराया था, कोई बताएगा? 1969। चीफ जस्टिस कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया था, नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, उनका नाम बता दो क्या था? वीवी गिरी। 13 क्वेश्चन, पुनीत कुंद्रा।
नीचे 4 स्टेटमेंट्स है, कौन सी बात ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्ड में, बोले। He is the chief executive. एग्जीक्यूटिव हेड होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होता है, टाइट्यूलियर हेड ऑफ द स्टेट होता है, अरे थ्रू द गवर्नर कंट्रोल कर रहा है, बात बिल्कुल ठीक है। पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का हेड कौन है, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट प्रेसिडेंट। आंसर बोलो जल्दी से, कौन सा रहा? डी पार्ट। चेयरमैन भैया? ऑफ, हाँ बोलो। ये अभी 8 स्टेट्स के न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। 8 स्टेट के, ये तो जीके का क्वेश्चन चेक करने वाला है कि अभी अभी किसी स्टेट का नाम बताओ। नेम नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो वो ऐसा ऐसे नहीं पूछेगा, क्योंकि क्या है, हर 2 महीने जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जो कंसिस्टेंट करने वाला है, वो आएगा। ये तो हर महीने 2 महीने जब मर्जी कोई गवर्नर बुला लो और जब मर्जी किसी की छुट्टी कर दो। ये क्लियर है बच्चे? ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है। पेपर जब बनता है और जब पेपर हो रहा होगा उसके बीच में ही बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ भैया। तो व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, अरे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोले तो वाइस प्रेसिडेंट, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, बोलो जी। ऐसा कब होता है? क्वेश्चन ये नहीं है, ऐसा कब होता है? जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, कंट्री से बाहर चला जाए और कोई इमीडिएट कोई सिग्नेचर करने जरूरी है, लॉ बनाना जरूरी है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, उसकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? अरे चेयरमैन की ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, बोलो जी। डेप्यूटी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्ट में जा सकता है, कहाँ बोलो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। प्रेरणा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सैलरी बता दो दोबारा। सर 1 लाख। नहीं, अरे नहीं, अभी तो अपडेटेड डाटा बोला है, 1 लाख पुराना वाला है। प्रेरणा अभी बोला है 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रेरणा? 2.5 लाख। अरे प्रेरणा, सर मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की थी अच्छा क्लास। अच्छा ठीक है, 2,50,000, ये डाटा मॉडिफाइड है। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2,50,000 एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000। द फंक्शन इज, प्रेरणा 16 क्वेश्चन का आंसर बोलो। प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, याद है सबको? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा। सैलरी बता दो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रेरणा आपका नंबर है 4 लाख पर मंथ। 4 लाख। हु इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट? दीपांशु का नंबर आ गया। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? मैंने बताया था, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें कौन से मेंबर्स आते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। वाइस प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोले तो लोअर हाउस अपर हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम स्टेट एंड यूटीज। अरे कल की न्यूज देखी आपने? बढ़िया बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर क्या नई खबर? यस सर। क्या बोलो दीपांशु? महाराष्ट्र में 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अरे वो स्पीकर को। नहीं, रुको, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मुद्दा है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको मालूम है हिंदुस्तान में सारी स्टेट्स और यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट और यूटी में, ये सबको मालूम है। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनन्या ये बताओगे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? ये तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड होता है। भैया हर स्टेट में और यूटी में इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। जो सबसे ज्यादा सीटों के साथ जो पार्टी जीत के आती है वो अपने नेता को स्टेट और यूटी में क्या बनाती है? सीएम। ये सबको मालूम है। हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स में, सिर्फ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ बिल्कुल उसके पैरेलल एक और डिपार्टमेंट है। ऐसे समझो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये बात समझ में आ रही है अनन्या? 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। यस सर। ऐसे हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स और यूटी में एक कंपलसरी है लेजिस्लेटिव असेंबली।
वो सारी स्टेट्स और यूटीज में है, और उसके इलेक्शन होते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा सीट से पार्टी जीत के आती है उसका नेता उस स्टेट और यूटी का क्या बनता है, सीएम। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में दिक्कत आती है, तो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के पैरेलल एक और हाउस खड़ा कर रखा है जिसका नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जस्ट लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट जहां लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसे हिंदुस्तान में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं, सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ उसके पैरेलल एक और हाउस क्रिएट कर रखा है हमने, जिसे क्या बोला जाता है, अभी मैंने नाम बोला है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल। ये याद हो गया दीपांशु, ये याद हो गया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो प्रेरणा। जैसे बुक में ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी था, तो अब हाँ, उसको नहीं गिनते? जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी एक्चुअली में क्या है, सारी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टेरिटरी है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी चेंज हो रही है। जम्मू एंड Yes. कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं चल रहे, वहां गवर्नर रूल के थ्रू कंट्रोल कर रखा है, यूटी बना दिया गया है, तो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराने की तैयारी चल रही है। अरे सारे बच्चे सुनो, जम्मू कश्मीर की बढ़िया बात बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर पहले पहले याद हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदुस्तान में 6 स्टेट्स में है। अनन्या, यस सर। सिर्फ 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कल वेस्ट बंगाल की सीएम बताओ अनन्या, ममता, ममता बनर्जी। उन्होंने कल अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में नया प्रपोजल पास कर दिया कि हम वेस्ट बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। लेकिन अपनी मर्जी से ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहले उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात को पास कराना पड़ेगा उन्हें। वो पास करा लेंगे, उनके पास मेजोरिटी है, 200 से ज्यादा मेंबर हैं, और वो जब वहां से पास हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट में आ जाएगा वो मैटर पार्लियामेंट में आ जाएगा, और पार्लियामेंट की दोनों हाउस में एजेंडा पास हो गया तो वेस्ट बंगाल में यानी किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है। प्रोसीजर समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट में बनानी हो तो उसका तरीका क्या है, पहले स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पास हो जाए एजेंडा, और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में पास हो जाए तो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा ऑफिसर चाहिए होते हैं, ज़्यादा मंत्री चाहिए होते हैं, तो वहां इस तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली के पैरेलल चलता है, बनाया जा सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, मिनिस्टर ज़्यादा बन जाएंगे, पोर्टफोलियो ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंट्रोल ज़्यादा बेटर हो जाता है। अनन्या, बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? यस सर। जम्मू एंड कश्मीर पर वापस आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था, 2019 में कैंसिल कर दिया। उसी के साथ साथ दूसरा प्रपोजल 2019 में पास करा, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों को उन्होंने यूटी अनाउंस कर दिया, कंट्रोल बाय द सेंटर थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये याद हो गया अनन्या? यस सर। अब उसके बाद इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराने हैं। पुराने टाइम पर बदमाशी क्या कर रखी थी, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कश्मीर की पॉपुलेशन कम है, लेकिन कश्मीर में कम पॉपुलेशन को लेकर, अरे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद वहां पर लेजिस्लेटिव सीटें ज़्यादा रखी हुई हैं। मेरी भाषा समझ में आती है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दीपांशु कहाँ है? यस सर। जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वाला इलाका है, कम मेंबर्स के पीछे एक लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बना दी गई है। तो जब भी इलेक्शन होता है तो ज़्यादा मेंबर्स कश्मीर से, कम मेंबर्स जम्मू से, जबकि जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ताकि कश्मीर वाले अपना कंट्रोल रख सके J&K में। पुराने सालों की बात बता रहा हूँ, जब आर्टिकल 370 चलता था, इसीलिए पुराने टाइम पे हमेशा जब भी J&K का सीएम आया वो हमेशा कश्मीर से रहा। ये समझ में आ रहा है अनन्या? यस सर। आजकल सरकार ने अभी जो मीटिंग करी है 2-4 दिन पहले, मालूम है किसी को? पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, सारे घाटी के नेताओं को बुलाया गया, प्रोमिनेंट लीडर्स को, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के साथ बैठक हुई है। बैठक का मुद्दा बता देता हूं आपको, जो इन्होंने हाईलाइट नहीं करा। अरे मालूम है किसी को ये बात? बोलता ही नहीं कोई। अनन्या? नो सर। तो एक्चुअली में क्या है, पहली बात तो इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि इन फ्यूचर में J&K को स्टेट बनाया जाएगा कंपलसरी। ये 2019 में ही बोल दिया था।
बट उससे पहले जो उनकी कमियां हैं ना स्टेट की, वो उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो वहां पर कश्मीर में ज़्यादा सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, जम्मू में कम है। तो आजकल इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया है जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें चेंज करेगा। जम्मू की सीटें ज़्यादा होंगी, कश्मीर की सीटें कम होगी, और बिल्कुल इक्वल पोर्टफोलियो रखा जाएगा कि इतने लाख मेंबर्स के पीछे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। इसकी तैयारी चल रही है, कमीशन बना दिया है, और वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी जल्दी ही, कुछ महीनों के अंदर। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. उसके बाद ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कंडक्ट करेगी वहां पर। इलेक्शन कंडक्ट करने में फेयर इलेक्शन का मतलब है वो सबका पार्टिसिपेशन जम्मू का कश्मीर का इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर जो भी हेड बनेगा वो वहां का सीएम बनेगा। और फिर ये जब देखेंगे 2 4 5 सालों में कि सारा सिस्टम कंट्रोल हो गया है और वहाँ मिलिट्री अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है, मिलिटेंट्स वहाँ आ नहीं रहे हैं, और जो ब्लैक मनी का सिस्टम है, बहुत सारी ब्लैक मनी वहाँ मूव करती है, तो वो सिस्टम कंट्रोल हो गया है, तो वो स्टेट बना देंगे। ऐसा इन्होंने 2019 में ही कानून बनाते हुए डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दिया। ये क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज की संख्या को कम या ज्यादा करना, इसे बोलते हैं परिसीमन। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोला है मैंने? परिसीमन। ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में, लोकसभा में सीटों की संख्या कम या ज्यादा। 2001 तक ये सीटों की संख्या सीज कर रखी थी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा कि 2001 तक हम लोकसभा की सीटों की संख्या चेंज नहीं करेंगे। आपको मालूम है नया नया पार्लियामेंट, अरे नया हाउस बन रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अरे मालूम है? जल्दी जल्दी बोलो जी। यस सर। Yes, sir. Vista project. विस्ता प्रोजेक्ट। तो एक्चुअली में क्या है, हमारे देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो हमारे एमएलए, हमारे एमपी, इन सबकी संख्या बढ़ जानी चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा हो जाए। बट उसके लिए हमारी संसद छोटी है, वो अंग्रेजों ने बनाई थी, उतनी ही है। तो अब हम नया संसद बना रहे हैं, विस्ता प्रोजेक्ट, और वो बनाने के बाद फिर हम अपनी पूरी कंट्री के अंदर परिसीमन करेंगे और ये एमपी की पोजीशन भी बढ़ा देंगे। अभी हमने याद करा है कितने, 552। तो जैसे ही वो विस्ता प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद परिसीमन पूरी कंट्री में लगेगा और एमएलए और एमपी की पोजीशन स्टेट वाइज, कंट्री वाइज बदल जाएगी टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द होल कंट्री। ये क्लियर हो रहा है चिराग? चिराग बात समझ में आ रही है? वापस चलेंगे जी, लेकिन वो तब होगा पहले वहां पर हाउस तो तैयार हो जाए, सदन तो तैयार हो जाए। सर मतलब जो ये नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, इसका ये रीजन है? भैया एक्चुअली में कोई भी घर, एक बात समझो, आपके घर में मेंबर्स ज्यादा बढ़ जाएं, नीड ज्यादा हो जाए, तो घर की जरूरत होती है ना, तो घर वाले सारे रिसोर्स, और रिसोर्सेज भी हैं घर के लिए, रिसोर्सेज भी हैं, तो फिर नया घर बनाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान की आबादी, अरे आज़ादी के वक्त, आज़ादी से पहले जो हमारा ये पार्लियामेंट हाउस बना था, उस वक्त के हिसाब से ठीक था। आज आबादी कितना मल्टीप्लाई हो गई है, तो उसके हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हो जाने चाहिए, मोर देन 1000 होने चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? समय की नीड के अकॉर्डिंग घर भी तो बदलना चाहिए। तो घर हमारा वही है, तो सरकार कह रही है भैया घर बदलो, विस्ता प्रोजेक्ट लगाओ, तो बड़ा हाउस बनाओ, उतने सारे मेंबर्स का सारा अरेंजमेंट करो, ताकि पहले घर बनाए बगैर हम कैसे मेंबर्स इलेक्ट करवा लें। इलेक्शन हो जाएगा, सारा परिसीमन कमीशन सबको अरेंज कर ले, तो घर तो होना चाहिए ना जहां पर कानून बनाए जा सके, पूरा सिस्टम। क्लियर है बच्चे? दीपांशु? यस सर। तो सारी बातें ना अनाउंस नहीं करते ये लोग, बट पर्पस इसका यही है। और ये रिक्वायरमेंट, ये डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही है, बट इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो कोई भी सरकार एजेंडा पास करे और फिर ये काम करे, तो एनडीए गवर्नमेंट करना चाह रही है। तो 17 क्वेश्चन, पुनीत कुंद्रा, हु इलेक्टेड वाइस, अच्छा ये तो हो गया है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द पार्लियामेंट, सी आंसर है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोलो एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। अरे 4 लाइनें लिखी हैं, सही गलत बताओ। पुनीत कुंद्रा, need not necessarily be the member of one of the house of the parliament, but must be the member of one of the house within 6 months। यही बात है। अरे अभी तुम्हें पता है उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तराखंड में नए सीएम कौन बन गए? अनन्या? धामी। पुष्कर। धामी, धामी बोलने से भी काम चलेगा। और जिन्होंने रिजाइन करा वो कौन थे?
तीरथ सिंह तीरथ सिंह वो रावत। कौन से हाउस के मेंबर, जल्दी बताओ, उन्होंने कौन सा इलेक्शन जीता हुआ है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर तो थे ही नहीं, तो वो क्या थे? अरे लोकसभा का मेंबर, लोकसभा के मेंबर है वो। तो अब उन्हें सरकार अरे सरकार अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री को बढ़ा रही है विद इन ए वीक, 20 से 22 मंत्री शामिल कर रहे हैं, 70 से 80 कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे। दीपांशु बात समझ में आ रही है? सर कैबिनेट मिनिस्टर्स तो कम होते हैं काफी, 70-80 कहाँ से मतलब? टोटल पूरी काउंसिल, जो मिनिस्ट्री की काउंसिल है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, जिसमें स्टेट ऑफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिला होता है, वो टोटल संख्या अभी 50 से नीचे चल रही है। अभी ये 70 प्लस ले आएंगे विद इन ए वीक, और उसमें बहुत सारे पूरी कंट्री से इलेक्शन के सिस्टम को देखते हुए ये बहुत सारे मंत्री बनाएंगे। सबसे ज्यादा यूपी से बनाएंगे, महाराष्ट्र से बनाएंगे, तो उत्तराखंड से ये जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिलाया है वो ऐसे ही नहीं दिलाया, उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा, ओके सर। तो सरकार बहुत सारी चीजें इन एडवांस देख के चलती है और उसके हिसाब से सारी चीजें चलाती है। तो प्राइम मिनिस्टर भैया किसी भी हाउस के मेंबर ना हो तब भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। याद करा दिया, हिंदुस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दो जो किसी भी हाउस की मेंबर नहीं थी और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आ गई और फिर राज्यसभा का मेंबर बनाया गया उन्हें। जल्दी बताओ, मैंने नाम? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल बदले हैं, मनमोहन सिंह पिछले, हमारे अगर पिछले अभी रिसेंट की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जी। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, बोलो जी, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्टर की संख्या बढ़ने वाली है, 70 प्लस के आसपास हो जाएगी विद इन ए वीक और 10 डेज। क्या क्या डी चाहिए? डी। बढ़िया। चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है जी, डमरू। अगला द पोर्टफोलियो, अरे पोर्टफोलियो कौन देता है, किसका अधिकार क्षेत्र है ये? प्राइम मिनिस्टर का। किसी को भी मंत्री बनाने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए और कौन सा डिपार्टमेंट वापस ले लिया जाए, ये किसका अधिकार क्षेत्र है? प्राइम मिनिस्टर। 21st, अनन्या एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बट इट इज एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस, सारे फैसले प्रेसिडेंट ले रहा है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय प्राइम मिनिस्टर। पुनीत कुंद्रा, 22 क्वेश्चन। Office of profit which disqualify a person from being member of union or state legislature does not include office held under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला है बच्चे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, गलत है। लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी समझाओगे? प्रेरणा क्या कहना चाह रहे हो? बात लोकल अथॉरिटी ठीक है, लेकिन क्या? प्रेरणा? सर मैंने नहीं दिया आंसर। अच्छा, किसने दिया है उससे पूछ रहा हूं। अरे लोकल अथॉरिटी का पहले तो एग्जांपल बता दो पूरी क्लास, कोई भी लोकल अथॉरिटी बोले तो। एमसीडी। अगर शहरों की बात करें तो एमसीडी एग्जांपल है। एमसीडी पुलिस। नहीं, पुलिस नहीं, अरे रुको, अरे एमसीडी ना बोलो, एमसी बोलो। हिंदुस्तान में जितने भी शहर में हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज कमेटीज हैं, एमसीडी तो दिल्ली का हो गया ना, तो म्यूनिसिपल कमेटीज शहरों में और गांव में पंचायत राज, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एग्जांपल्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। अनन्या याद हो गया, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कमेटीज, ये क्लियर है बच्चे? यस सर। तो लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल बता दिया, इनमें कोई मेंबर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। कोई म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर है, वो चाहे तो लोकसभा राज्यसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ सकता है उस पोस्ट पर बने रहते हुए। ये समझ में आ रहा है? बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है ये। यस सर। अरे रिपीट करना एक बार। मैं इस बात का एग्जांपल बताता हूं आपको। आप में से ज्यादातर करोल बाग वाले होंगे, अरे करोल बाग वाले ही होंगे ना? जल्दी बोलो जी, करोल बाग। ताजा एग्जांपल अभी अभी याद आ रहा है। अरे करोल बाग में म्यूनिसिपल कमेटी जो एमसीडी है, उसमें अभी जो है वो कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस के मेंबर हैं। इससे पहले बीजेपी के थे। कौन? योगेंद्र, अरे जल्दी बोल दो, योगेंद्र चांदोलिया। हाँ, तो ध्यान से सुनना, योगेंद्र चांदोलिया जी एमसीडी की सीट पर थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सीट पर रहते हुए दिल्ली की एमएलए का इलेक्शन लड़ा।
ये समझ में आया? ये रीसेंट, ये तो ताजा एग्जांपल है, अभी 2 साल पुराना। अरे बात समझ में आ रही है? दीपांशु को बात समझ में आ रही है? यस सर। म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर होते हुए उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जा रहा, होते हुए एमएलए का इलेक्शन लड़ा जा सकता है, एमपी का इलेक्शन लड़ा जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के लिए जाया जा सकता है। लेकिन लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, एम लोकसभा राज्यसभा का कोई मेंबर है तो वो किसी दूसरी जगह या गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये लोकल अथॉरिटी वाली बात समझ में आ गई? ये बढ़िया बात है। ये अभी अभी योगेंद्र चांदोलिया जी रीसेंट एग्जांपल दिया मैंने 2 साल पहले का तुम्हारे इलाके का, और वो इलेक्शन हार, अच्छा मजे की बात, एमएलए का इलेक्शन हार गए। तो इलेक्शन हार गए का मतलब उनके पास एमसीडी में तो वो ऑलरेडी मेंबर थे ही, तो वो एज इट इज चलता रहा उनका। अरे बात समझ में आ रही है सबको? युवराज बात समझ में आ यस गई? सर। हाँ जी, हाँ जी भैया। तो आगे चलेंगे जी। मिनिस्टर्स में बी चूजन फ्रॉम, बोलो जी युवराज, युवराज का नंबर है, बोलेगा युवराज। मिनिस्टर किस किस को बनाया जा सकता है? लोकसभा का मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, और दोनों में से किसी का मेंबर ना हो तो भी मिनिस्टर बना दो। मिनिस्टर बोलो, हाँ भैया। प्रधानमंत्री बना लो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सीट ऑक्यूपाई करनी जरूरी है। तो 1 2 3 तीनों आंसर है। अगला पुनीत कुंद्रा, मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, पुनीत डी। The House of सर which they लोकसभा, are member. हाउस ऑफ पीपल। नहीं जी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लीड कर रहा है ना पूरे हाउस को, लोकसभा अपर हाउस दोनों। अरे हाउस ऑफ द पीपल बोले तो जल्दी बताओ जी, लोकसभा। हाउस ऑफ स्टेट बोले तो बोलते जाओ, राज्यसभा। राज्यसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर? बोलो जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर पावर। ए। पावर टू पार्डन ए सेंटेंस बाय कोर्ट। कोर्ट वाला मैटर तो छोड़ ही दो ना, कोर्ट ने कोई भी सजा सुना दी है उसको माफ किया जा सकता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। लेकिन याद रखना, गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, गवर्नर इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट। तो आंसर बताओ कहाँ है? कोर्ट वाली बात तो छोड़ ही दो, कोर्ट वाला मैटर ही गलत है। तो सी। सी, पावर टू कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दीपांशु 26 क्वेश्चन। गवर्नर, देखो अभी एक बच्चे ने कहा हिंदुस्तान के 8 स्टेट के गवर्नर को बदला गया है, तो गवर्नर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, लेकिन गवर्नर जब तक प्रेसिडेंट चाहे रहेगा अपनी पोस्ट पर, जब चाहे उसे बुलाया जा सकता है वापस। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये डिसाइड करके किसी भी स्टेट के गवर्नर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर किसका? प्रेसिडेंट का। आंसर देख के बताओ जी, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? गवर्नर, अनन्या, गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द Pleasure of the president. बढ़िया। हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे बता दो, हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा के मेंबर थे। अरे याद करो। Indira Gandhi. इंदिरा गांधी। 0 आवर क्या होता है? अरे पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं अनन्या? 3 सेशन होते हैं। तो पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है तो उसमें 0 आवर चलता है। अरे प्रेरणा, हम बताओ, आपने तो तैयारी करी होगी। प्रेरणा, हाँ ये सर क्वेश्चनिंग आवर होता है और फिर 0 आवर। 0 आवर क्या? इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड Interval. नहीं आफ्टरनून। नहीं नहीं नहीं, 0 आवर जब भी अनाउंस किया जाता है तो उसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन चलेगा। अब बता दो ढूंढ के कौन सा है? बी। बी। बिल्कुल बढ़िया, 0 आवर। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? अरे याद है आपको? गणेश वासुदेवन, पूरा बोलो। Mavalam. आंसर मिल गया। और एट प्रेजेंट ओम बिरला। लॉन्गेस्ट टेन्योर याद कर लिया आपने? डॉक्टर, अरे जल्दी बता दो। बलराम, अरे लॉन्गेस्ट Arthur. जाकर। लोकसभा इज कॉल्ड
इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर? अरे लोकसभा के सेशन बता दो, भी याद कराया आपको, कितने सेशन? थ्राइस। थ्राइस। What is the minimum percentage of seat a party should get recognized as a opposition party of legislature? ये बढ़िया बात है भैया। अपोजिशन का दर्जा मिलने के लिए, अपोजिशन का जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टी होती है, कम से कम 10% सीटें मिले उसको, तो उसके हेड को कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पावर मिलती है। अनन्या मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? Yes, sir. अपोजिशन पार्टी केवल तभी माना जाएगा कम से कम उसके पास 10% सीटें होनी चाहिए, और उसका जो नेता है उसके पास कौन सी पावर, सिक्योरिटी, सारा सिस्टम किसके बराबर का होता है? काउंसिल मिनिस्टर के बराबर का होता है सिस्टम। तो आजकल अपोजिशन पार्टी हमारे पास कौन सी है? अरे अपोजिशन पार्टी का नाम बताओ। Congress. कांग्रेस पार्टी। तो मिनिमम कितने परसेंट सीटें होनी चाहिए बच्चों? 10%. 10%। आगे चलें जी। अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हुज रिमूवल पार्लियामेंट रेजोल्यूशन इज नॉट नीडेड? अरे किसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत ही नहीं है? Governor. बिल्कुल गवर्नर बढ़िया। ऑफ स्टेट। चीफ इलेक्शन कमीशन, जज को हटाना हो, कैग को हटाना हो, तो इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए होता है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी। याद कर लो, 2/3। प्रेरणा 2/3 मेजोरिटी, इंपॉर्टेंट फॉर क्लैक। कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। किसी भी जज को हटाना हो, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो, 2/3 मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ हाउस। लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फैसला कर लें, गवर्नर के ऑर्डर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किसी भी गवर्नर को जब चाहे बदला जा सकता है। व्हाट टाइप? बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने सीनियर मोस्ट पर्संस को रिवॉर्ड देने के लिए गवर्नर की पोस्ट पे बिठाती है। दीपांशु ये बात समझ में आई? गवर्नर बनाया किसको जाता है एक्चुअली में? अपने अपने सीनियर मोस्ट को तो नहीं बिठाएगी ना, होना तो ब्यूरोक्रेट चाहिए ना वो। जितने भी अब बीजेपी के, ब्यूरोक्रेट होगा तो ही तो बनाएगी। नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेट है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नॉर्मली ऐसी परंपरा रही है कि जो ब्यूरोक्रेट है, ओल्ड एजिड हो गया है, उसको वो मेन लाइन से बाहर हटाना चाह रहे। मेन लाइन बोले तो पॉलिटिक्स के इलेक्शन से उन्हें बाहर करना चाह रहे हैं, तो उन्हें रिवार्ड के लिए कहते हैं गवर्नर बन जाओ और अब तुम्हारा पार्टिसिपेशन खत्म। जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं उनको नॉर्मली रूलिंग पार्टी गवर्नर के नाम से भेजती है। ये क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, वैसे ब्यूरोक्रेट होना जरूरी नहीं है। हाँ, अरे कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूँ किसी भी आदमी की मिनिमम एज क्वालिफाई करती हो तो उसको किसी को भी गवर्नर बना के भेज दो, किसी को भी, कुछ भी हो या ना हो, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज क्वालिफाई होनी चाहिए। और कौन बोले कि किसको गवर्नर बनाना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पास हो जाए, चीफ प्राइम मिनिस्टर कह दे इसको गवर्नर बनाना है, बात खत्म। किसी भी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या परंपरा है हिंदुस्तान में? जो ब्यूरोक्रेट सीनियर मोस्ट हो जाते हैं, जिनको वो मेन लाइन से हटाना चाह रहे हैं, इलेक्शन से दूर करना चाह रहे हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, उतना उनका एनर्जी नहीं रही है, तो उसको वो रिवार्ड देने के लिए गवर्नर बन जाओ और एंजॉय करो। क्योंकि गवर्नर का काम तो डम एंड डीफ है, उसका कोई काम एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। बात समझ में आ रही है दीपांशु? एक्टिव पार्टिसिपेशन का काम खत्म। यस सर। गवर्नर बनने का बात है के बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। आगे जा रहे हैं जी। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी? तो हिंदुस्तान में इस वक्त जितने भी गवर्नर बने हुए हैं सब सीनियर मोस्ट, मल्टी पार्टी। सब सीनियर मोस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, लेकिन किसी को भी बनाया जा सकता है। और वो जो जितने भी गवर्नर बने हुए हैं अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ? बट ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज बीन? अरे हिंदुस्तान में कौन सा पार्टी सिस्टम है बच्चों? बहुत सारी कंट्रियों में सिर्फ मल्टी पार्टी। हाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी कंट्रियों में 2 ही पार्टियां होती हैं बस, और किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो उन 2 पार्टियों में से किसी एक को चुनना होता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय, अरे बोलो जी, All members of All members Lok Sabha. of- यस, सिर्फ लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ सिर्फ लोकसभा। भैया रूल तो यही है कि सारे मेंबर्स ऑफ लोकसभा चुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पार्टी जब सबसे ज्यादा सीटों से जीत के आई है उसके पास वोट सबसे ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं का ही मेंबर हमेशा स्पीकर बनता है लोकसभा का। ये सबको क्लियर हो गया है और कोई बन ही नहीं सकता।
दीपांशु, क्योंकि उन्हीं के पास सीटें हैं, वोटिंग होगी, वोटिंग में उन्हीं यस सर। उन्हीं का ही मेंबर जीतेगा हमेशा। ये परंपरा है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लें और चाहे लोकसभा की बात कर लें, सबका हेड कौन है? स्पीकर। क्लियर है बच्चों? चले आगे। सर इसका आंसर डी है फिर। अब ये देखो ना, कौन ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स डायरेक्टली, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नहीं जी, सी है, सी है जी। ओके सर। देखो, पार्टिसिपेट तो लोकसभा में स्पीकर के इलेक्शन के लिए सारे ही करेंगे ना, फिर उसमें से जो जीतेगा, वो मैंने बताया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है नॉर्मली उसी का कैंडिडेट जीतता है, लेकिन नियम क्या है? लोकसभा के सारे मेंबर्स चुनाव करते हैं, उस चुनाव में स्पीकर का इलेक्शन होता है। अरे क्लियर है? स्पीकर का अनाउंसमेंट होता है। ये क्लियर हो गया बच्चे? Yes, आंसर सी है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय को इक्वल पावर्स इन ऑल स्फीयर्स एक्सेप्ट। अरे लोकसभा की पावर ज्यादा है, किस किस मुद्दे पर? जल्दी से पूरी क्लास। फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर बोले तो मनी बिल बोले तो बजट, बिल्कुल ठीक है। और बोलो। अमेंडमेंट सर। और पूरी क्लास कोई भी बोलना चाहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। अरे अमेंडमेंट प्रोसीजर तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368। 368। भैया उसके लिए तो दोनों सदन की परमिशन चाहिए होती है, दोनों सदन की परमिशन। तो उसमें कोई एक ज्यादा बेटर है? नो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉर्मली सबसे ज्यादा मिनिस्टर्स पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेजोरिटी मेंबर्स कहां से आते हैं? बताओ, लोकसभा राज्यसभा? पूरी क्लास कहां से आते हैं? लोकसभा। यस। तो भैया लोकसभा की पावर ज्यादा है फाइनेंशियल मैटर को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर। बढ़िया बात। ढूंढ लेना आंसर कौन सा है। भैया समय की लिमिटेशन, ये असाइनमेंट पूरा करो। कोशिश करते हैं अगली क्लास में थोड़ा फास्ट डिस्कशन करेंगे।